नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। क्या तीन दुम कभी सीधी होंगी? वैसे दुम किसकी है, ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कुछ दुम हैं जो सीधी हो भी जाती हैं, लेकिन एक पशु की दुम है जिसको 12 साल तक भी अगर सीधी नली में डाल करके और फिर निकालें तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं हो सकती है। मैं उस पशु का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 2013 से लेकर के और 2023 तक 9 बार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है ईवीएम को, और चैलेंज करने वाले एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। इसमें इकोसिस्टम से भी जुड़े हुए लोग हैं, इसमें वामपंथी भी हैं, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि या उनके वकील भी शामिल हैं। और 9 बार चैलेंज हुआ, 9 के 9 बार उनको सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है। हर बार एक नए तर्क के साथ, नए सवालों के साथ, नए प्रश्न चिन्ह लगा करके हर बार किसी ना किसी बहाने से ईवीएम को भी चैलेंज करना है, चुनाव आयोग पर भी कीचड़ उछालना है, और जो सत्ता में है इस समय 2014 के बाद से तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करना और एक पूरी दुनिया में ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करना कि जैसे उनकी लीडरशिप में चुनाव आयोग के द्वारा जितने भी चुनाव कराए जा रहे हैं वो निरपेक्ष नहीं हैं, संदेह से परे नहीं हैं, वो स्वतंत्र तटस्थ तरीके से नहीं हो रहे हैं। ये वातावरण क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इसके पीछे का मकसद एक्चुअल में क्या है? ताकि अभी 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जिस तरीके से वो डीप स्टेट ने जमाते इस्लामी, बीएनपी और कुछ दूसरी ताकतों के साथ मिलकर शेख हसीना सरकार का जो तख्ता पलटा है, जिस पर चूंकि जनवरी में ही चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, जिसका बीएनपी ने बाइकआउट कर दिया था। चलिए, ये तो बड़ी कृपा है कि ये ईवीएम के सिर पर ठीकरे तो फोड़ते हैं जहां जहां हारते हैं, जहां जहां जीतते हैं वहां ठीकरे नहीं फोड़ते हैं, वहां तो बड़े आराम से जश्न भी मनाते हैं, सीएलपी का लीडर भी चुनते हैं, मुख्यमंत्री भी चुनते हैं, शपथ ग्रहण भी होता है, शपथ ग्रहण में ये लोग जाकर के शामिल भी होते हैं। वहां नहीं कहते कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल चुनाव जीत गए हैं, हम इसको नहीं मानते, या मतों की दोबारा गिनती कराई जाए, या ईवीएम से चूंकि रिजल्ट आए हैं इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तब नहीं कहते। जब चुनाव हारते हैं तब छाती पीटना शुरू करते हैं, और ये हमेशा का काम हो गया है इनका। मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि साहब, यहां जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद राहुल गांधी, इनकी बहन प्रियंका, इनकी माताजी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब वी का साइन बना करके कांग्रेस मुख्यालय में फोटो खिंचवा रहे थे, और राहुल गांधी ने तो अपने ट्विटर हैंडल पर इसे लोकतंत्र की विजय करार दिया जो रिजल्ट आए थे। लोकतंत्र की विजय क्यों करार दिया? ये वी का चिन्ह क्यों बनाया और इतने खुश क्यों थे? क्योंकि इनकी सीटें जो 2014 में केवल 44 थी,
2019 में केवल 52 थी, वो बढ़कर के 99 पहुंच गई 2024 में। तो बड़े खुश थे, लोकतंत्र की विजय बता रहे थे। लेकिन अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए साहब, और इन 2 राज्यों के चुनाव में जम्मू कश्मीर में देखिए आप, उमर अब्दुल्ला आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। वो भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में। तो जिस तरह के वहां पर सामाजिक और दूसरे समीकरण हैं, उनमें जो घाटी है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को और कुछ निर्दलियों को इतनी सीटें मिल गई कि वो सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चूंकि मुसलमान वोट ही नहीं देते हैं, इसलिए घाटी में उसे सीटें नहीं मिली। उसको जितनी सीटें मिली वो हिंदू बाहुल्य जम्मू क्षेत्र में मिली, 29 सीटें आई। तो वो सरकार नहीं बना पा रही है। इन्होंने, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने, जो जम्मू कश्मीर में नतीजे आए हैं उसके लिए तो स्वागत किया है, वेलकम किया है, जश्न मनाया है। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। हरियाणा में जो रिजल्ट आया है उसको ये बता रहे हैं कि साहब 20 विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस हार गई है, वहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। और एक नया शिगुफा ले आए, कहा कि साहब इनमें से बहुत सारी जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें बैटरीज का जो परसेंटेज था वो 90 से लेकर के 99% था। पूरे दिन मशीन ने काम किया, वोटिंग हुई, इसके बावजूद इतना वोट जो बैटरी है उसका परसेंटेज कैसे रह सकता है। मतलब हर चुनाव के साथ, और खास तौर से जहां पर कांग्रेस पार्टी या इनके सहयोगी दल हार जाते और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, वहां पर ये ईवीएम का चीर हरण करने पर उतारू हो जाते हैं और कोई ना कोई नया बहाना लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। कितनी बार चुनाव आयोग सफाई दे चुका है, कितनी बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व कमिश्नर हैं चुनाव आयोग के या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं पहले, वो भी कह चुके हैं कि भाई चूंकि ये मशीन ईवीएम कनेक्टेड नहीं है, किसी भी तरीके से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ना तो इसको हैक किया जा सकता है, ना टेम्पर्ड हो सकती है, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। इसके बावजूद अगर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेताओं का वही वही रुदन चलता है और बार बार ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर ये सवाल खड़े करते हैं, तो जरा फिर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि इसके पीछे मोटो क्या है, मकसद क्या है और इनकी एक्चुअल में मंशा क्या है। एक मंशा तो ये हो सकती है कि चूंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही, बल्कि उससे भी 2 साल पहले से, राहुल गांधी ने कांग्रेस की एक तरीके से कमान अपने हाथ में ले रखी है। अध्यक्ष कौन है वो छोड़ दीजिए, अध्यक्ष इनकी मम्मी रही हों या मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहुल गांधी सारे फैसले ले रहे हैं। तो जहां जहां कांग्रेस हार रही है और अधिकांश जगह हार रही है, मतलब लोकसभा चुनाव 3 हार चुकी कांग्रेस पार्टी, इस बार भी तीसरी बार झटके में भी 100 पार नहीं कर पाई, 99 पर अटक गई। फिर भी विनिंग का जो है चिन्ह बना करके फोटो खिंचवा रहे थे, खुश थे कि कम से कम यहां तक तो पहुंचे। लेकिन जब राज्यों में कांग्रेस पार्टी हारती है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है,
तो ईवीएम में, उसके चरित्र में इनको बहुत सारी खोट दिखाई देने लगती हैं और चुनाव आयोग पर भी ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत जाएं, शपथ ग्रहण कर लें, सरकार बना लें, तो ईवीएम में कोई खोट नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत जाएं, पंजाब में भगवंत मान जीत जाएं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, सिद्धारमैया शपथ ग्रहण कर लें, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जीत जाएं, यानी वो मुख्यमंत्री बन जाएं कांग्रेस की जीत के बाद, तो भी ईवीएम बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत जाए, सुखविंदर सुक्खू अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले, तो ईवीएम एकदम ठीक है, उसमें कोई खोट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाए, तो ईवीएम से ज्यादा चरित्रहीन कोई मशीन इस देश में नहीं है। एक दिन पहले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त से जब ये सवाल पूछा गया, तो वो बहुत नाराज दिखाई दिए। उन्होंने मोटे तौर पर एक तो मीडिया को आड़े हाथों लिया है, और मीडिया में भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, खास तौर से एग्जिट पोल को लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा जिस दिन मतगणना होती है, उस दिन उनका कहना है कि 8:30 बजे जो रियल वोट पड़े होते हैं, उनकी गिनती शुरू होती है और 9:30 बजे हम पहले चरण की जो मतगणना पूरी होती है, उसको अपडेट करते हैं वेबसाइट पर। लेकिन साहब, टेलीविजन चैनल टीआरपी के चक्कर में या दूसरे चक्करों में, या जो एग्जिट पोल उन्होंने दिखाए हुए होते हैं, उनकी साख बनाए रखने के लिए 8:05 से ही ट्रेंड दिखाने शुरू कर देते हैं। 8:05 से 8 बजे पोस्टल बैलेट खोलने शुरू होते हैं, गिनने भी शुरू नहीं होते हैं, और ये 8:05 पर जो इन्होंने एग्जिट पोल दिखाए हैं, उसके अकॉर्डिंग रुझान दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस पर वो आज भड़के और उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल सर्वे फेल हो रहे हैं, एग्जिट पोल तैयार करने वालों को भी अपना सैंपल साइज और दूसरे तमाम जो उनके क्राइटेरिया हैं, जरा उस पर आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ खेल करते हैं, और टेलीविजन चैनल भी जिस दिन एग्जिट पोल जारी करते हैं, उस दिन तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक पूरा ड्रामा होता है और उस पर चर्चाएं होती है, एक्सपर्ट को बैठा लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को बैठा लेते हैं, तो उनका भी धंधा पानी है। वो भी टीआरपी के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन जुटाने के चक्कर में ये सब खेल करते हैं। और जिस दिन एक्चुअल रिजल्ट आते हैं, उस दिन एग्जिट पोल वालों के भी सिर पर ठीकरा फूटता है बाद में। इन टेलीविजन चैनलों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो बातें कही हैं, मोटी मोटी जो बातें कही हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं, आपकी भी समझ में आएगा कि उन्होंने फिर से ये 3 दुम की बात मैंने की है। एक दुम है पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव हारती हैं, और इसमें सीधे सीधे कहूं तो कांग्रेस सबसे आगे है। तो एक दुम है कांग्रेस की, दूसरी दुम है मीडिया की, जो हर बार जब ईवीएम पर सवाल खड़े करती है कांग्रेस पार्टी, तो उसे ब्रेकिंग करके चलाती है, इसके बावजूद कि 9 बार तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की तमाम शंकाओं को निर्मूल साबित कर चुकी है। कई बार चुनाव आयोग कर चुकी है। चुनाव आयोग ने तो चैलेंज किया था कि आइए और मशीन को हैक करके दिखाइए, टेम्पर्ड करके दिखाइए, कोई नहीं पहुंचा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा ना फूटे, इसलिए बार बार
ईवीएम पर सवाल खड़े करती है। दूसरी दुम ये मीडिया, जो बार-बार कांग्रेस पार्टी के दुष्प्रचार का हिस्सा बनती है और एक गलत नैरेटिव जो है पूरे देश में और विदेश में भेजने में सहायक एक टूल का काम कर रही है। और तीसरी दुम है इकोसिस्टम, जो सोशल मीडिया पर और मीडिया के भीतर भी और जो पॉलिटिकल पार्टीज में भी है, वो जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है और भारतीय लोकतंत्र और चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश में शामिल है। इन सबको जवाब दिया एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं दो बात बता रहा हूं, बस मोटी सी दो बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। ये 20 शिकायत हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मंगाई और चुनाव आयोग को भेजी हैं। आगे सुनते हैं। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा, यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है, हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज हुई। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई,
तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेटिंग लगाई, उस बैरिकेटिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा, मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर objecting to any of the issue relating to this at any stage, which has not happened. So हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे। वही बात लास्ट में कही राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि जब आपकी पसंद का रिजल्ट ना आए तभी आप ये सवाल खड़े करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, और राहुल गांधी इस बात का जवाब दें, जब वायनाड से ये जीत करके आए तो ईवीएम ठीक था, जब रायबरेली से 3,90,000 के अंतर से जीत करके आए तब भी ईवीएम ठीक था। अभी हरियाणा में ये 37 सीटें भी कैसे आ गई? अगर ईवीएम ठीक नहीं था तो फिर तो 90 में से 90 की 90 जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करा लेती और एक इतिहास रच देती, या जम्मू कश्मीर में भी खेल कर देती। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है और चुनाव जीता जा सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्या बुराई थी, वहां भी अपनी सरकार बना लेती, या हिमाचल में भी अपनी सरकार बना लेती। कर्नाटक में इनको हारने की क्या जरूरत थी और कांग्रेस की सरकार बनवाने की क्या जरूरत थी? पर ये तर्क हम दे ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको तो राहुल गांधी का सिर बचाना है कि हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर ना फूटे। इसलिए चुनाव आयोग के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ो, ईवीएम के ऊपर फोड़ो। पर क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 बार व्यवस्थाएं देने, फैसला देने, या चुनाव आयोग के बार बार बताने के बावजूद ये जो टेढ़ी दुम है ये कभी सीधी होंगी? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता हो, कोई संभावना दिख रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।